अनुप्रिया का मन आज सुबह से ही कच्चा हो रहा था। फटाफट काम निपटाते हाथ प्रशांत की आंखों में अपने लिए चिढ़ और नफरत के सम्मिश्रित भाव देखकर ठिठक कर रह गए। कहाँ चूक गई वो? मल्टीनेशनल कंपनी के हजारों लोगों को संभालती सीईओ काफी कोशिशों के बावजूद अपना घर बिखरने से बचा नहीं पाई। मन में दबा दुख और आंसुओं का आवेग आंखों के रास्ते बाहर आना चाहता था। किसी तरह जब्त कर गई अनुप्रिया। चुप सी उदास दीवारें और पराये होते अपनों के बीच रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। आहत अहम ने न जाने किन आक्रोश भरे क्षणों में अलग होने का निर्णय ले लिया। उसी की कागजी खाना पूर्ति के लिए दोनों 4 बजे वकील के पास आने वाले थे। घर से निकलते हुए अनुप्रिया के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ गईं। एक लंबी सांस ले पूरे घर को आंखों में समेटते बाहर निकली, मानो अब शायद ही वापसी हो। वकील के यहाँ तलाकनामे पर हस्ताक्षर करते अनुप्रिया के हाथ एक बारगी कांपे। कनखियों से देखा प्रशांत का भी यही हाल था। दोनों खामोशी के साथ ही बाहर निकले। चर्च गेट स्टेशन पहुंचते ही प्रशांत ने चुप्पी तोड़ी। तुम घर पहुंचो, मैं बाद में आऊंगा। और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही दरवाजे से बाहर निकल गया। अब मेरा साथ घर तक भी गवारा नहीं। मन रो उठा अनुप्रिया का। शायद बाहर की मूसलाधार बारिश भी उसका साथ दे रही थी। लोकल ट्रेन में बैठते ही उसके विचारों की श्रृंखला फिर से शुरू हो गई। कितना प्यार किया करते थे दोनों एक दूसरे से, प्रेम में डूबे रहते। दोनों के परिवार इस शादी के खिलाफ थे। सारी कठिनाइयां झेलते आपसी विश्वास के सहारे 2 वर्ष का लंबा समय गुजर गया था। बीतते समय ने प्यार की नींव और मजबूत कर दी थी, लेकिन दोनों के परिवार वालों का दिल फिर भी नहीं पिघला। अब और इंतजार न करते हुए दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दहलीज लांघते ही अनुप्रिया शर्मा, अनुप्रिया प्रशांत माथुर बन गई। जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। ऑफिस से घर लौटने का दोनों को बेसब्री से इंतजार होता, लेकिन धीरे धीरे यह प्यार न जाने कहाँ खोता चला गया। प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली थी। बांद्रा स्टेशन पास आने लगा। विचारों को झटक अनुप्रिया उठकर दरवाजे तक आई कि अचानक भयानक आवाज से जोरदार बम विस्फोट हुआ। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही जोरदार धक्के से वो दरवाजे के बाहर फेंक दी गई। सिर झंझना उठा। चारों ओर खून ही खून, मांस के लोथड़े और चीत्कारें। अर्ध चेतनावस्था में ही उसने देखा कुछ लोग उसे उठाकर दौड़ रहे हैं। दर्द की एक टीस पूरे शरीर में फैल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। शायद बेहोश हो गई थी वो। प्रशांत थके थके कदमों से घर जाने के लिए चर्च गेट पहुंचा। बाहर की दुनिया से बेखबर अपनी ही धुन में खोया था। स्टेशन पर खूब भीड़ थी। लोग बातें कर रहे थे। पिछले हफ्ते तेज बारिश ने दम निकाल दिया। इसके बाद भिवंडी में हुआ दंगा दहशत फैला गया। 2 दिन पहले शिवसेना की तोड़फोड़ से डरे लोग संभले भी नहीं थे कि आज का ये बम विस्फोट। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। बम विस्फोट? प्रशांत के कान खड़े हो गए। पूछने पर पता चला 7 जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं, और वो भी प्रथम श्रेणी के डिब्बे में। प्रशांत के तो होश उड़ गए। हाथ पैर कांपने लगे। अनु, वो जोर से चिल्लाया। सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। विस्फोट 6:24 पर बांद्रा में हुआ था और अनुप्रिया उसी ट्रेन में थी। लोगों ने प्रशांत को संभाला और उसे फोन करने की सलाह दी। हाँ हाँ, फोन करता हूँ। कांपते हाथ न जाने कितनी बार डायल करते रहे, पर फोन नहीं लगा। ना ही मोबाइल और ना ही घर का। लगता भी कैसे? लगभग सभी मुंबईवासी और दूसरे शहरों में रहने वाले लोग अपने घर वालों और रिश्तेदारों की सलामती जानने के लिए फोन कर रहे थे। इससे सारे नेटवर्क जाम हो गए थे। काफी रात हो गई थी। प्रशांत जल्द से जल्द बांद्रा पहुंचना चाहता था, पर ट्रेन रद्द हो गई थी। लोगों का बड़ा सा हुजूम चर्च गेट से भाईदर और विरार तक पैदल ही भूखा प्यासा अपने अपने घरों की ओर भाग रहा था। अनेक शंका कुशंकाओं के साथ कि कहीं हमारा कोई अपना तो इस विस्फोट में नहीं। इस भागते पैरों को ताकत देने के लिए लोग रास्तों में मदद के लिए खड़े थे। किसी तरह प्रशांत बांद्रा स्टेशन पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। मृतकों के शरीर के अवयव जहां तहां पड़े थे। हाथ कहीं तो पैर कहीं, सब और खून और मांस के चीथड़े। दर्द से चिल्लाते घायल लोगों का बिखरा सामान, ट्रेन की टूटी हुई खून से सनी खिड़कियां, उखड़ी हुई सीटें विस्फोट की तीव्रता बयान कर रही थीं। आसपास के लोग घर में डर कर दुबक कर बैठने की बजाय घायल लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचा रहे थे। घर की चादरों और साड़ियों से स्ट्रेचर का काम लिया जा रहा था। कहाँ हो अनु? प्रशांत की मानो धड़कनें रुक गई थीं। अरे पापा, यही तो हूँ। तुम भी ना?
खामखा बेकार शोर मचाते हो। प्रशांत की जान में जान आई। आंखों में चमक लिए उसने मुड़कर देखा। ओह नो, यह तो उसका भ्रम था। ये तो घर की रोजमर्रा के संवाद थे। प्रशांत पुकारता और अनु ऐसे ही जवाब देती। उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए रात रात भर जागती, उसके साथ विभिन्न संदर्भ ढूंढती, उसका मार्गदर्शन करती। अनुप्रिया उसे याद आने लगी। काम करते करते झपकी लगने पर वो सो जाता, लेकिन सुबह उसे सारी रिपोर्ट टाइपिंग कर प्रिंट आउट के साथ तैयार मिलती। यह अनु का ही कमाल था, जबकि उसे भी सुबह के सारे काम निपटा कर ऑफिस जाना पड़ता था। एक दिन उसके बीमार होने पर मना करने के बावजूद अनुप्रिया अपना प्रेजेंटेशन छोड़ सारा दिन उसके सिराहने बैठी रही, जबकि इस प्रेजेंटेशन के बाद उसे प्रमोशन मिलना तय था। पुरानी बातें याद कर सोच में पड़ गया प्रशांत। ऐसी गुड़ी प्रतिभा संपन्न प्यार करने वाली पत्नी को वो तलाक देने जा रहा था। क्या हमारा ईगो हमारे प्यार से बड़ा हो गया था? और इस प्यार का एहसास होने के लिए क्या इस हादसे का होना जरूरी था? यदि वो पहले ही समझ पाता तो शायद अनुप्रिया को इस तरह ना खोता। धिक्कार है उस पर। कहाँ हो अनु? चलते चलते थक गया था प्रशांत। एक ओर भय से पागल मन और दूसरी ओर टीवी पर दिखाता हाहाकार उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटने पर मजबूर कर रहे थे। अस्पतालों की अवस्था तो और भी विकट थी। चारों ओर शोर ही शोर। हेलो, 50 बेड और भिजवाओ, एम्बुलेंस प्लेटफॉर्म पर भेजो, सर्जन एनेस्थेटिस्ट को कॉल करो। साथ ही सांत्वना के शब्द, घबराओ मत, सब ठीक होगा। डॉक्टर जी जान से सेवा में लगे थे। डॉक्टरों द्वारा रक्तदान की अपील करने से पहले ही अस्पताल के बाहर लगी लंबी लाइन ने 2 घंटों में ही खून का स्टॉक पूरा कर दिया। इस भावना और अपनेपन ने प्रशांत को हिम्मत बंधाई और अनुप्रिया के जीवित रहने की आस भी जगाई। उसे लगा पूरी मुंबई सारी रात नहीं सोई है और उस जैसे अनेक शोकमग्न लोगों के दुख में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इस अंतिम अस्पताल में वो यंत्रवत घुसा। निराशा से चारों ओर नजर दौड़ाई पर असफल रहा। वापस जाते पैरों को किसी के कराहने की आवाज ने रोक लिया। मुड़कर देखा, कोने के बेड पर हाथों में नलियां, वेंटिलेटर लगाए कोई लेटा था। गौर से देखा वो अनुप्रिया ही थी। उसे अपनी आंखों पर और किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अनुप्रिया के माथे पर हाथ फेरने लगा। अनु, उठो, मैं आ गया हूँ, उठो अनु। मगर वो बेहोश हो चुकी थी। उसका हाथ अपने हाथों में लिए उससे माफी मांगता बातें करता प्रशांत रात भर जागता रहा। इस भयानक बम विस्फोट में अनुप्रिया के बचने को एक चमत्कार मान ईश्वर की खूब मिन्नतें करता रहा। आज 3 दिन बाद अनुप्रिया ने आंखें खोली। शायद ये प्रशांत का प्यार ही था जो उसे मौत के मुंह से बचा लाया। वेंटिलेटर हटा दिया गया। अब खतरा टल गया है, डॉक्टर बोले। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। डबडबाई आंखों से प्रशांत डॉक्टर के पैरों पर गिर पड़ा। अनुप्रिया आश्चर्यचकित सी प्रशांत के उदास आंसू भरे चेहरे, सूनी आंखों और बढ़ी हुई दाढ़ी को देख रही थी। उसका हाथ अपने हाथों में ले बहुत कुछ कह रहा था, पर अनुप्रिया कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। विस्फोट की तीव्र आवाज से इनकी सुनने की शक्ति चली गई है। डॉक्टर ने एक और आघात किया। घबराने की कोई बात नहीं, लगभग सभी पेशेंट्स की यही समस्या है। 1 से 3 महीने में यह समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रशांत ने चैन की सांस ली। हाथों में हाथ लिए दोनों बड़ी देर तक रोते रहे, पर ये खुशी के आंसू थे। उनका प्यार खत्म थोड़े ही हुआ था। वो तो जमी हुई काई के नीचे ठहरे पानी का तह था और अब तो यह जमी हुई परत भी हट चुकी थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलती अनुप्रिया ने प्रशांत को एहसास दिलाया था कि वो अनुप्रिया से अब भी बेहद प्यार करता है। साथ ही यह भी कि छोटे मोटे झगड़े तो हर गृहस्थी में होते रहते हैं, उन्हें ज्यादा तूल देना ठीक नहीं। प्रशांत के इस प्यार, लगाव और देखभाल को अनु भी महसूस कर रही थी और पछता भी रही थी। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इस बम विस्फोट से न जाने कितनी जिंदगियां उजड़ गईं, मगर एक जिंदगी संवर गई। अनुप्रिया के मुंह से आश्चर्य मिश्रित चीख सुन प्रशांत ने सिर उठाकर सामने देखा। दोनों के परिवार वाले खड़े थे, जो टीवी में इन्हें देख यहाँ पहुंचे थे। इस भयानक हादसे ने सारी कड़वाहट मिटा दी थी। सिर पर बंधी पट्टी, दोनों हाथ में जलने के जख्म और पैर में फ्रैक्चर लिए अनु ने उठने की कोशिश की। बस बस बहू, जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ, प्रशांत की मां ने कहा। दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। खुशियां फिर लौट आई थी। हाँ, जिंदगी जीत गई थी।